हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। आज है 1 मई, हमारी 1 तारीख है और क्लास का हमारा टाइम हो चुका है। क्लास करेंगे जैसे क्वेश्चंस करेंगे। 1 महीने का काउंटडाउन अब बचा हुआ है। एग्जाम आपका लास्ट में है, 1 जून में जब भी होगा। अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। थ्योरी के सेक्शन को मैं नहीं करवाने वाली इस बार। फिर अब सिर्फ सभी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगी और आपके जो टेलीग्राम वो पीडीएफ वगैरह हैं सीरीज़ के, वो आपको करवाऊंगी। तो आप में से कोई भी मुझे पीडीएफ को टेलीग्राम पर ज़रूर से ज़रूर पीडीएफ बना के एक एक सब्जेक्ट का भेज दे, जिनके भी पास ये चीज़ें, ताकि उससे क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें आसान हो पाएंगी और हम जल्दी से वो चीज़ करवा पाएंगे। किसी का पीडीएफ अभी तक मेरे पास नहीं मिला हुआ है, इसलिए मैं 2 दिन से और क्लास नहीं कर पाई। मुझे टाइम भी नहीं मिला, इसलिए आप मुझे पीडीएफ सेंड कर दीजिए या मेल कर दीजिए, तो वो चीज़ें आपके टाइम पर हो जाएंगी। क्वेश्चंस के फॉर्म में हम हर चीज़ को देख लेंगे और बढ़िया कर ले जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक मूल्यांकन के प्रश्न, जो कि मैंने पीडीएफ बनवाए हुए हैं। तो ये पीडीएफ अरेंज किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिए हुए हैं। 50 नंबर का यह पेपर है, पहला पेपर आपका है, आपको मालूम है। तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 40 प्रश्न आएगा, ये सारी डिटेल आपको मालूम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप शाइन क्लास साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। बज रहे हैं रात के 8 और हमारी ये क्लास हमारी अब चलेगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वालिटी इंक्रीज करिए, सब कुछ क्लियर आउट दिखेगा आपको। शैक्षिक माप क्या है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि शैक्षिक माप क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे शैक्षिक माप एक छात्र के सीखने के विभिन्न पहलू, जैसे कि ज्ञान, कौशल और क्षमता का आकलन और मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी मात्रा को, उसकी क्षमता को, उसके ज्ञान को आकलित करके, उसका आकलन करके हम संदर्भित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है, कितना ज्ञान है, कितने कौशल हैं, कितनी क्षमता है उसके अंतर्गत है। हम इन सारी चीज़ों का आकलन आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ, और आप आसानी से इसका एक रिप्लाई यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और अच्छा आंसर भी ओवरराइट कर सकते हैं या और बड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो शैक्षिक माप क्या है? तो शैक्षिक माप एक छात्र के सीखने के विभिन्न पहलू में क्या आ जाएगा, हंसना, बोलना, सीखना, गाना, पढ़ना, लिखना, सामाजिक, आर्थिक, हर एक पहलुओं के ज्ञान के बारे में, हर एक स्किल के बारे में, क्षमता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में बताना और उसकी मात्रा को निर्धारित करना। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा पढ़िए। तो दूसरा भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर हर चीज़ बताई जाएगी। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ये यहाँ पे नीचा नीचे वाला नहीं देखने, क्योंकि तीसरा है, ठीक है। दूसरा देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन हम पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, इसके बारे में प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। शैक्षिक मूल्यांकन में शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक मूल्यांकन की बात चल रही है। जितने भी शैक्षिक प्रोग्राम हैं, जितने भी पॉलिसी है, नीतियां हैं, प्रथाएं हैं, प्रथाओं की प्रभावशीलता और गुणवत्ता को व्यवस्थित मूल्यांकन करने का इसमें निर्णय शामिल होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किन कार्यक्रमों को ध्यान में रखना है, किन नीतियों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। तो ये 2 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरा प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक माप क्यों महत्वपूर्ण? आखिर ये इतना ज़्यादा मापन के बारे में महत्वपूर्ण क्या है, नेसेसरी क्या है? तो उत्तर में आप बताएंगे शैक्षिक माप शिक्षकों को छात्र की प्रगति को समझने, एक ये मापन एक ऐसा मापन है जिससे एक टीचर ये पता कर सकता है, बता सकता है, एनालिसिस कर सकता है कि बच्चे की प्रगति कितनी है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसे कितना चीज़ें आती हैं। फिर उसमें उसकी प्रगति, जो लर्निंग की रफ्तार है, वो किस तरीके से है, उसमें सुधार करना हो तो आप उनके सारे फैक्टर सुधार तो करने की ज़रूरत नहीं, किन्हीं किन्हीं में होगी। तो उन क्षेत्रों में सुधार की पहचान करना, फिर निर्देश और पाठ्यक्रम के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करना, उस बच्चे को बताना है कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या बेस्ट होगा आपके लिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, किस फील्ड में उसको आपको इम्प्रूव करना है। वो सारी चीज़ों बताने के लिए आपको शैक्षिक मापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक टीचर के लिए भी उतना ही जितना बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको अपनी कमियां जानने को पता चलेगी कि किस फैक्टर में, किस क्षेत्र में उसकी कमी है, उस चीज़ को इम्प्रूव करेगा, उतना टीचर के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा कि वो आसानी से उस चीज़ को बता पाएगा कि इस बच्चे में ये चीज़ों की कमी है या ये दिक्कतें आ रही जिसमें वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नंबरिंग मुझे लगता है आगे पीछे हो गई, कोई नहीं, क्वेश्चंस के नंबर पे नहीं, क्वेश्चंस पे ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शैक्षिक आकलन के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। जो शैक्षिक आकलन हो रहा है, इनके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रकार है वो क्या है। तो ऑप्शन 1 में आप बताएंगे शैक्षिक आकलन के विभिन्न प्रकार, जिसमें मानकीकृत परीक्षण हो रहा है, ठीक है, निर्णयात्मक आकलन लिया जा रहा है, जिसमें योगात्मक आकलन की जांच हो रही है, प्रदर्शन आकलन को भी शामिल किया गया है और आत्म मूल्यांकन भी इसमें शामिल किया गया है। सेल्फ से सोचना,
जो सिलेक्शन करना, अपनी स्किल पे आकलन करना, आपके जो मैन मेड चीज़ें हैं या कुछ एनालिसिस टेस्ट है उस पे आकलन करके रिजल्ट को निकालना, कुछ चीज़ प्रदर्शित करके निकालना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आकलन के, जहाँ पर हम इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और हमें इन तरीकों को यूज़ करके काफ़ी आसानी होती है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करके उसके एक एग्जैक्ट वैल्यू या एक अप्रॉक्स वैल्यू को या कोई भी चीज़ का आकलन है तो हम उसको बता सकते हैं। आगे बढ़े इसी के साथ, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, जो कि अभी ऊपर के शब्दों में ही शामिल हुआ। उत्तर में आप बताएंगे एक मानकीकृत परीक्षण एक ही निर्देश, समय सीमा जो एक समय की एक टाइम की लिमिटेशन है और स्कोरिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करके नियंत्रित परिस्थितियों में छात्र के एक बड़े समूह में दिया गया मूल्यांकन होता है। जहां पर हम क्या करते हैं, इसे स्कोर ग्रेडिंग सिस्टम को अलाउ करते हैं। आप ऐसे देख रहे हो कि सारी चीज़ें ग्रेडिंग जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगे वो भी ग्रेडिंग सिस्टम पे आ गए। तो एक ही निर्देश एक ही डायरेक्शन में समय लिमिट को ध्यान में रखते हुए स्कोरिंग प्रक्रिया का उपयोग करते हुए चीज़ों को कंट्रोल में लेना और छात्रों को एक बड़े समूह को दिया गया मूल्यांकन होता है, जिसमें काफ़ी बड़ी चीज़ों को हम आसानी से आकलित करके उसका मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट उसको दिखा सकते हैं। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, बेसिक है, इतना ही आपको लिखना। आप उसमें कुछ अपडेट करके अगर बना के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पांचवा यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि शैक्षिक मापन ने मान्य के परीक्षणों का उपयोग कैसे किया जाता है, अब हम इनको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मान्य के परीक्षण छात्र उपलब्धि को मापने के लिए और विभिन्न स्कूलों, जिलों, क्षेत्र और प्रदर्शन की तुलना करने का एक सतत तरीका प्रदान करता है। हम जब मूल्यांकन करते हैं तो कोई दो चीज़ें होंगी या दो फैक्टर होगा या दो बच्चे होंगे, तो इस तरीके से ये एक ऐसा टेस्ट होता है, एक ऐसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है कि जहाँ पर हम विभिन्न स्कूलों का कंपटीशन देखते हैं, विभिन्न जिले का, विभिन्न क्षेत्रों का, उनकी जो एक ग्रोथ रेट हो रही है कि वो चीज़ स्कूल अच्छा है या वो कॉलेज अच्छा है या ऐसा कोई परफॉर्मेंस हो रहा है या पूरे जिले का कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें क्या आकलन है उस चीज़ों को करने के लिए उस चीज़ों के बेसिस पे हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से और कॉन्टिन्यूस लर्निंग में करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हर जिले में कभी कभी डांस कंपटीशन होता है तो अलग अलग स्कूल से बच्चे रहते हैं, एग्जीबिशन होता है, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, डीएम लोग वगैरह आते हैं, ऐसा होता है ना। आप लोगों ने पार्टिसिपेट हो सकता है किया हो 10th तक में, तो सारी चीज़ें होती हैं, तो कंपैरिजन एक टेस्ट वहाँ पर होता है। नेक्स्ट आइए इसी के साथ, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी से संबंधित, आइए जानते हैं ये क्या है। तो निर्णयात्मक मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान छात्रों के सीखने की प्रतिक्रिया एकत्र करने का एक सतत तरीका है। इसमें क्या होता है, रचना, निर्माण और रचना दोनों एक ही शब्द है। निर्माणात्मक लिखा हो या रचना, दोनों यानी कि बनाना है। तो ये इसके अनुसार क्या होता है कि जब ये चीज़ें चलती हैं या हम इनके बेसिस पे देखते हैं तो छात्रों को जो सीखने का तरीका है, जो उनकी एक्टिविटी है, उनको एकत्र करना, उनको लर्निंग वे में कॉन्टिन्यूस वे में सीखना और शिक्षकों को समायोजन करने और समय पर सहायता प्रदान करने में उनकी मदद करना। ठीक है, टीचर के साथ एडजस्टमेंट करना और उनको बीच बीच में हेल्प भी प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है और हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव पर पहुँच के आसानी से उस गोल को पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट आइए, रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को कैसे लाभवंत है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे वो सीख रहे हैं, कैसे उससे उसका उनको जो है लाभ मिल रहा है। तो रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है, ये तुरंत होता है। जैसे हमें कोई चीज़ है तो हम लोग इसे कहते हैं ना कि तुरंत करो। अगर हम वो चीज़ तुरंत उसको इम्प्रूव कर लें, तुरंत उसको हम सही कर लें, तुरंत उसको अपडेट कर लें, तो हमें आसानी हो जाती है। फिर अगर कोई काम पेंडिंग छोड़ते तो पेंडिंग बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कि सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करता है, जिस क्षेत्र में दिक्कत है उसकी क्षेत्र की वो डिटेक्ट करेगा और वास्तविक समय में उसको सीखने की प्रगति का समर्थन कर, जो रियल टाइम में चीज़ें चल रही हैं उसी में करेक्ट करना। तो बच्चों को ये क्रिएटिविटी क्या होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई मॉडल बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत वहीं पर उसको करेक्ट करेंगे, ये सोचेंगे ला उसको बाद में करेंगे, तो हो सकता है कि हमने उसको कैसे किया था वो हम भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए ये क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि हम उसको तत्काल करते हैं तो हमारा सोल्यूशन तुरंत निकल जाता है और काम भी आसानी से हो जाता है। आगे बढ़िए इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है। समेटिव असेसमेंट को इंग्लिश में कहते हैं एसे और एफए को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये अब एग्ज़ाम जब छुट्टियां होती हैं तो हमें मिलता है करने को। किसी विषय या पाठ्यक्रम में छात्रों को समग्र उपलब्धि या प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में योगात्मक मूल्यांकन, मतलब जो आपको क्वेश्चंस दिया रहता है, जैसे आपको होता है कि आप अप्रैल मई पढ़ते हैं, मई में छुट्टी होती है तो हमें ढेर सारा वर्क दिया जाता है और उस वर्क का जो वर्क रहता है, ढेर सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। फिर उसके बाद जुलाई में जाते हैं, अगस्त में फिर हमका वो पेपर होता है हमारा, ऐसा होता है ना, ऐसे और असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं। तो ये उसी तरीके का होता है, पहले हमको सारी चीज़ को उपलब्ध करा के सामग्री को देंगे, एग्ज़ाम मतलब टेस्ट देंगे, पढ़ने को
देंगे, प्रोजेक्ट बनाने को देंगे, क्वेश्चंस करने को देंगे और बाद में हमसे उसी से टेस्ट ले लेते, तो क्या होता है कि वो चीज़ों का हमारा क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है, बेसिक है, समझने का प्रयास करके चीज़ें आपको समझ में आएंगी और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लिखने के आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके बारे में जानना है। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा रहे हैं तो उत्तर में आप यहाँ पर बता सकते हैं, लिख सकते हैं एक अच्छा आंसर। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सीखने के उद्देश्य की महारत का निर्धारण करना है, ग्रेड देना है, पदोन्नति करना है और स्नातक या उच्च दाव वाले निर्णय लेने के लिए उनको सक्षम बनाना है कि हम उस गोल तक, उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचा पाएँ। क्योंकि टीचर लोग भी पढ़ाते थे, ऑब्जेक्टिव रहता था कि हाँ बच्चे को पास करवाना है, वो कुछ चीज़ सिखानी है, बतानी है, एटलीस्ट बैक ना लगे। जैसे मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ, तो ये उद्देश्य रहता है कि जो गोल है हमें वहाँ तक अचीव करने तक बच्चे को पहुँचाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है। प्रदर्शन मूल्यांकन छात्रों की वास्तविक दुनिया के जितने भी जो रियल कार्य हैं, जो रियल डेली लाइफ के कार्य हैं, या कह सकते हैं कि जो डेली समस्याएं हैं जीवन में हैं, समस्याओं का ज्ञान करना, उनके कौशलों को लागू करवाना, सिखाना, उस स्किल पे वर्क करवाना, क्षमता को मापन करना, ये सारे कार्य हम जो है प्रदर्शन मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। और फिर उस चीज़ को, पोर्टफोलियो को ध्यान रखते हुए, उनकी प्रस्तुति, उनकी परियोजना, प्री प्लानिंग पर हम हर चीज़ का निर्णय लेते हुए उसके बेसिस पे मूल्यांकन करते हैं। आपका ये टॉपिक, ये जो सिलेबस है, ये आपके सुपर टेट में ज़्यादा आता है, टेट में इससे प्रश्न थोड़े कम बनते हैं देखने को। नेक्स्ट देखिए, प्रदर्शन का कौशल के बारे में। प्रदर्शन मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षणों में से कैसे भिन्न होता है। प्रदर्शन मूल्यांकन केवल सूचना को याद करने के बजाय कौशल के प्रयोग को और प्रदर्शन पर ध्यान कीजिए। जैसे सूचना होती है हम उसको याद कर लेते हैं या देख लेते हैं या सुन लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमको उसको प्रयोग कर, उसको एप्लायंस करना होता है, हम उसको लागू करवा रहे हैं, हम उस पर फोकस करवा रहे हैं, छात्रों की क्षमता का अधिक परिणाम उसको दे रहे हैं, फिर बच्चा उस पर कार्य कर रहा है, उसकी क्षमता के हिसाब से हम उसको रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम प्रदर्शन का मतलब यहाँ पे कोई फोटो नहीं रिप्रेजेंट करनी, मतलब उस कार्य को करके दिखाना है, मतलब उस कार्य को एग्जीक्यूट, कोई चीज़ आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हाँ करके दिखाइए, कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट की तो करके दिखाइए। तो उसके बेसिस पे हमने कितना किया, हमारी क्या ग्रोथ रेट थी, किस बेसिस पे हमने किया, वो चीज़ जब प्रदर्शित होती है तो वो यहाँ पर देखने को मिलती है और वही इसमें कहा जा रहा है। आगे बढ़ते इसी के साथ, स्व मूल्यांकन क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस क्या होता है, सेल्फ टेस्ट क्या होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है कि स्व आकलन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर छात्र स्वयं के सीखने का विचार, खुद के सीखने का जो थॉट है उस पर सोचता है, विचार करता है, अपनी ताकत और अपनी जो वीकनेस पॉइंट होता है उसको ध्यान में रखता है, सुधार। जैसे आपको पता है कि आपके मैथ में प्रॉब्लम है, मोस्टली बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम, तो मैथ लगाइए। आपको मैथ में दो रिजल्ट में आपने बैक अगर ले ली है तो मैथ लगाइए। आपको दिक्कतें हो रही है तो मैथ सॉल्व करिए, यूपी बोर्ड की बुक लीजिए, सीरीज लगाइए, चाहे जो भी, लेकिन लगाइए, क्वेश्चंस करिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बुक लीजिए, या आपकी जिस भी दिक्कत है सब्जेक्ट में, राइटिंग नहीं अच्छी उस पर वर्क करिए। तो ये स्व एनालिसिस होता है। जब हम एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, या कोई हमसे सवाल पूछता है तो हमको अपनी कमियां खुद बता, हर एक इंसान की कमी उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो चाहे वो किसी भी विषय में हो, किसी भी टॉपिक में हो, तो उस पर आप खुद से टेस्ट करो, उस पर सोचो कि इसको कैसे दूर कर सकते हो, कैसे सिखा सकते हो, कैसे बता सकते हो, तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व मूल्यांकन कैसे सीखने के छात्र स्वामित्व को बढ़ावा देता है। प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सेल्फ एनालिसिस छात्रों को उनकी जो प्रगति है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आपको सक्षम बनाता है। आप हर चीज़ करने का खुद से प्रयास करो, सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाओ, प्रोत्साहित करो, तो काफ़ी ना कहीं हम अच्छे से हर चीज़ को कर पाते हैं और आसानी भी हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं शैक्षिक मापन में रूबिक की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर है कि रूबिक छात्रों के काम का आकलन करने के लिए, मूल्यांकन प्रक्रिया में स्थिरता लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसको क्लियर करने, उसको फिक्स करने के लिए एक मानदंड होता है जहाँ पर हम इसके बेसिस पर टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न मैंने लेवल थोड़ा इंक्रीज भी लिया कि मे भी अगर आए तो आप ऐसा लिख पाओ, कर पाओ। शैक्षिक मूल्यांकन टॉपिक बहुत ईजी, चैप्टर बहुत ईजी है, हमको बस हर चीज़ पे ये क्वेश्चन में इंक्लूड कर देना है कि हमको कैसे बच्चे को जांच करना सिखाना है, कैसे उसमें मूल्यांकन करना सिखाना,
ना उस मूल्यांकन के बेसिस पे कैसे उसमें सुधार करवाना है, तो वो चीज़ें हमें हर क्वेश्चन में बतानी होगी। नेक्स्ट है शैक्षिक मापन में वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है। तो वैधता उस सीमा, उस बाउंड्री को संदर्भित करती है, बताती है जिस तक ये मूल्यांकन मापता है कि मापने का इरादा क्या है। आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, मापन कर रहे हो, तो उसका एक पर्सपेक्टिव होगा ना कि क्यों कर रहे हो। तो ये आपको फिक्स करता है कि मूल्यांकन सार्थक है, प्रासंगिक है, इनवैलिड है। तो इस चीज़ की वैधता उसको समझ में आ है। जैसे आपको मैथ का टेस्ट लेना है तो क्यों लेना है, कि हो सकता है आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपको जैसे रेस वेस का मूल्यांकन होता है तो फील्ड में जाना है, आपको क्रिकेट खेल रहे हो उसका फील्ड में, बैडमिंटन खेल का है, आर्ट का है, डांस का है, अलग अलग चीज़ों का है। लेकिन यहाँ पर ये वैधता की बात थी। मापन अगर शैक्षिक का चल रहा है तो हमको फील्ड, पढ़ाई की फील्ड में टेस्ट करना होगा कि बच्चा कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे सीख रहा है, कितनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आ रही है, क्या चीज़ें हो रही है, कितना वैलिड है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो चीज़ रहा है, कितनी उसकी रैपिड ग्रोथ हो रही है। तो इन चीज़ों का हम मापन अच्छे से उसकी पढ़ाई के स्तर में कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, शैक्षिक मापन में विश्वसनीयता कैसे बिलीव करोगे। तो विश्वसनीयता के लिए आपको जो उसके परिणाम है वो स्थिर होने चाहिए, स्थिरता सुनिश्चित होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, उसकी ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। आज 5 है तो कल 10, 10 के बाद 15, ठीक है। उसकी प्रक्रियाएं, उसकी एक्टिविटीज़ आपको समझ में, उसके मानदंड, जो क्राइटेरिया जितने हैं, उसका यूज़ करके वो कैसे यूज़ कर पा रहा है, कैसे अच्छे रिजल्ट ला पा रहा है। हम इन सब चीज़ों पर विश्वास करना समझते हैं और एक मूल्यांकन फिर आपको रिलायबल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न है, मानदंड संदर्भित आकलन क्या है। मानक संदर्भित आकलन मूल्यांकन किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना एक बड़े समूह के प्रदर्शन से करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर चीज़ का क्राइटेरिया एक मापनी होती है, हम उस मापनी के बेस पे कंपैरिजन करते हुए मापते हैं कि कौन बेस्ट है, क्या कैसे है, अच्छा उस ग्रुप में क्या है, हमारे ग्रुप में क्या नहीं है, हमें क्या लाना होगा। तो उसके सापेक्ष स्थिति हम वहाँ पर रहती है, रैंक निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम बहुत सारी जानकारी को देते हैं, साझा करते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि आप भी ऐसा ही करने का प्रयास करो। जैसे लोग अपना आइडियल मानते हैं किसी को, तो उनको फॉलोअप करते हैं, उनकी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, उनके सारे बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम कंपटीशन का माहौल रहता है तो वो चीज़ें हमारे हर एक सब्जेक्ट के विकास के लिए, हर एक स्किल के लिए, एक्टिविटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और हम कर पाते हैं। नेक्स्ट है, मानदंड संदर्भित आकलन क्या होता है। ये हमारे ख्याल से रिपीट हो गया है ना, हाँ ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बारे में देखते हैं। मानदंड संदर्भित और मानदंड संदर्भित आकलन के बीच में अंतर क्या है। ये दोनों क्वेश्चंस कर देते हैं क्योंकि दोनों हो गए हैं रिपीट, क्योंकि मैंने पीडीएफ दिया था बनाने के लिए राज सर को, और राज सर ने दो चीज़ें यहाँ पर रिपीट कर दी। कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मूल्यांकन पूर्वाग्रह की अवधारणा क्या है। तो मूल्यांकन पूर्वाग्रह का मतलब क्या है। यह पूर्वाग्रह है, यह मूल्यांकन तब होता है जब मूल्यांकन छात्रों के कुछ समूह को व्यवस्थित रूप के जो पक्ष या नुकसान होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, या हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि इससे हमने क्या किया था, या इससे हमें क्या लॉस हुआ था, हमने कैसे इसके बेसिस पे अगली बार टेस्ट किया था, या पहले जो प्रशिक्षण हुए हैं। ये थोड़ा सा मूल्यांकन जो होता है जहाँ पर लैब की चीज़ें होती वहाँ पर वर्क करता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। आज तो शुरुआत थी, उस दिन मैंने आपको समावेशी शिक्षा कर करवाया था, आज मैं इस तरह के करवा रही हूँ। डेली कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, नया बताया जाएगा, नए प्रश्न मिलेंगे, आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेंगे। आप मुझे सीरीज भेज देंगे तो वो भी मैं फटाफट करवाऊंगी ताकि चीज़ें आपकी हो पाए, आप अच्छे से कर पाएँ। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल बने, कोई दिक्कत है तो बताइए, शेयर करिए, चीज़ें आपकी सॉल्व होने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।